मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे यूरोपी भारत में आए। यूरोपियों के तौर पर उन्होंने किस तरह से अपना फैलाव किया, उसे समझने से पहले मैं प्राचीन समय की बात करूं तो प्राचीन समय में भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था और उस व्यापार में भारत को ही नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के राजाओं को भी बहुत मुनाफा हुआ। ये वो रूट्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया, लैंड रूट, सिल्क रूट, रेड सी, पर्शियन गल्फ, आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर एरिया का इस्तेमाल रोमन एम्पायर के साथ कनेक्ट होने के लिए किया जाता था। ये था समुद्री रूट। तो इन दोनों तरह के रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन काल में किया गया। फिर बदलाव हुआ मध्यकाल में। मध्यकाल की बात करें तो उस समय में जो सेंटर पार्ट है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये टगस का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसे धीरे धीरे करके टगस ने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी वजह से उन्होंने भारत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे यूरोपियों के, उन्हें तोड़कर रख दिया। हालांकि इस रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर ने काफ़ी बड़ा एरिया अपने अंडर लिया हुआ था, जिसकी वजह से पर्शियन गल्फ और रेड सी वाला इलाका जिसको व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक कैसे हुआ? ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ से गुजरने वाला हर व्यापारी को टैक्स देना होगा ऑटोमन टर्किश एम्पायर को, और वो टैक्स इतना ज़्यादा हुआ करता था कि व्यापारी इतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। यूरोपियन कंट्री जैसे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, वो भारत के साथ व्यापार फिर से स्थापित करना चाहते थे और मुनाफा भी लेना चाहते थे, लेकिन वो एम्पायर से होते हुए रेड सी पर्शियन गल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बिना कोई टैक्स दिए हुए। तो अब बारी थी नए रास्ते के ढूंढने की। वो रास्ता लैंड रूट तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी दूसरे किंगडम को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा अब समुद्र से होते हुए नए रास्ते की खोज की जाए। ये वो रास्ता था जिसमें किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता और वो आराम से भारत की ओर पहुंच सकते थे। क्या वो रास्ता ये हो सकता है जिसे बिना टैक्स के पहुंचा जा सके? इस ओर सबसे पहला कदम स्पेन ने उठाया। स्पेन का एक व्यापारी था जिसका नाम कोलंबस था। उन्होंने ये टास्क लिया, इन्होंने ये ड्यूटी ली कि वो एक नया रास्ता खोजेंगे भारत की ओर। लेकिन वो रास्ता भटक गए और बहामास आइलैंड और वहाँ पर अमेरिका की खोज की 1492 में। अब दूसरा स्टेप पुर्तगाल से उठाया गया। पुर्तगाल के राजा जो थे प्रिंस हेनरी, उनको तो नेविगेटर कहा जाता था क्योंकि वो नेविगेशन में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। पुर्तगाल से ही अगला कदम उठाया गया, लेकिन उस कदम को उठाने से पहले एक ट्रीटी को साइन किया गया, एक संधि की गई, ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलेस। इसके अंडर कहा गया कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन को एक इमेजिनरी लाइन के तौर पर यूज़ किया गया। इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट साइड में जितनी भी ज़मीन है उसे स्पेन ट्रेड करेगा और इसके ईस्ट साइड में जितनी भी ज़मीन है उसे पुर्तगाल ट्रेड करेगा। इस तरह से कुछ फैसले किए गए और अब शिप निकलती है पुर्तगाल से भारत की ओर। वह शिप इस रास्ते को ट्रेस करते हुए भारत के कालीकट में पहुंचती है। इस शिप में थे वास्को डी गामा। इस तरह 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे। उस टाइम कालीकट में जमोरिन शासन किया करते थे, यानी रूल किया करते थे, जिन्होंने एक बेहतर तरीके से स्वागत किया। और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने जितना पैसा पूरी जर्नी पर लगाया था उसका 60 गुना मुनाफा भारत पहुंचकर कमा पाए। और उसके मुनाफे के बारे में बाकी पुर्तगाली व्यापारियों को भी पता चला और धीरे धीरे उन्होंने भी भारत आना शुरू किया। इसी प्रकार पुर्तगाल के राजा ने तो भारत में प्रॉपर हेडक्वार्टर बनवा लिया और वहाँ पर एक गवर्नर भी नियुक्त किया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत का व्यापार पुर्तगाल से इसी गवर्नर के माध्यम से चलता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इंडियन ओशियन पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूरोप के किसी भी व्यापारी को इस एरिया के बारे में पता चले
और वो इस तरह से मुनाफा पा सके। इसी वजह से फ्रांसिस्को ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अंजाम देना चाहा, जिसके तहत इंडियन ओशियन से सटा हर एक इलाका ज़मीन को कैप्चर करना चाहता था ताकि वो इंडियन ओशियन पर कब्जा कर सके। यानी कि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, आइसलैंड, यूथोपिया, इन सारे इलाके को कैप्चर करके इसके बीचों बीच आने वाला इंडियन ओशियन पूरी तरह से पुर्तगालियों के हाथ में आ जाता। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस पॉलिसी को अंजाम देना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं हो सके, और इस पॉलिसी को अंजाम दिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो इनके बाद अगले गवर्नर बनते हैं। इन्होंने यही नहीं बल्कि गोवा वाला इलाका बीजापुर के रूलर से कैप्चर करके और वहाँ पर फोर्टिफाइड भी किया, वहाँ अपना फोर्ट भी बनवाया, किलेबंदी भी करवाई। इसी वजह से गोवा में आज भी पुर्तगालियों का प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ के आर्किटेक्चर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद पुर्तगालियों का इस एरिया में फैलाव बढ़ता गया। ये जो मुनाफा है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इन सभी को एक टाइमलाइन में देखते हैं। 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचे पुर्तगाली। इस मुनाफे की जानकारी दूसरे यूरोपियन के पास पहुंचती है, जैसे कि नीदरलैंड, डेनमार्क, जहां डच रहा करते थे। अगला जो मूव है भारत की ओर आया व्यापार स्थापित करने का डचों का। अब 1595 ईस्वी में डच पुलिकट पहुंचते हैं। कार्नवालिस डी हॉटमैन थे, ये पहले डच यात्री बने जो भारत के कलिकट में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर किस तरह से व्यापार स्थापित किया जा सकता है, और फिर उन्होंने 1602 ईस्वी में यहाँ से अपने राजा से पूरी तरह से परमिशन लेकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। ऑफकोर्स ही बात है, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो पुर्तगालियों का अपोजिशन झेलना पड़ा, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत लोगों की शिप्स को डुबा दी गई। फिर इनके बीच में यह तय हुआ कि पुर्तगाल अपना व्यापार भारत तक रखेगा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार साउथ ईस्ट इंडिया पर रखेगी, जावा, सुमात्रा, मलाई द्वीप जैसे। इस तरह उन्होंने आपस में बांट लिए, क्योंकि भारत कॉटन के लिए फेमस था और इस कॉटन की मांग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी थी, और यहाँ से कॉटन खरीदकर उस पर्टिकुलर कॉटन के कपड़े को, टेक्सटाइल को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बेचा जाता था, और उसके बदले ख़रीदा जाता था स्पाइस, मसाले का ट्रेड, यानी कि यह त्रिकोणीय ट्रेड था। भारत से इंडोनेशिया, आइसलैंड, और इंडोनेशियन से आइसलैंड से फाइनली नीदरलैंड तक। ये व्यापार आपको त्रिकोणीय व्यापार डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित होता हुआ दिखेगा। इसी दौरान इन्हीं के डेवलपमेंट के बिल्कुल बराबर ये जो व्यापार है जो फैल रहा है भारत में, इसके बारे में यूके में पता चला, और ब्रिटेन के व्यापारी भारत आना चाहते थे, भारत के मध्य ट्रेड करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया और सबसे पहले अपनी किंगडम की रानी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लिया। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में अपने एरिया के ट्रेडर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उनको कंपनी का राइट दिया यहाँ पर कि वो भारत के साथ ट्रेड कर सके। उस चार्टर के साथ, उस परमिशन के साथ भारत आए। भारत में सबसे पहला कदम 1608 में लिया विलियम हॉकिंस ने। जहांगीर से मिलते